हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली एडिटोरियल नोट्स सेशन में। मैं हूं आदित्य और आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए मेल पे या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी होती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ जो निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि पीएम केयर फंड को ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कैग को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि पीएम केयर फंड को ऑडिट किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये न्यूज़, क्या है पीएम केयर फंड का बेसिकली फंडा, ये सारी चीज़ समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को ये कहा कि पीएम केयर जो फंड है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट? जिसमें जो डोनर्स है वो वॉलेंटरली अपनी इच्छा के हिसाब से डोनेट करते हैं। तो इसलिए जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं हमारे, ठीक है, जो कैग होते हैं, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो इस ट्रस्ट को ऑडिट करें। ठीक है, वो इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का जो बजट ऑडिट करें। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो फंड्स हैं, इसमें जो फंड कलेक्टेड हो रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग फंड हैं, डिफरेंट फंड हैं। ठीक है। और जैसा कि पिटीशन में ये भी कहा गया था, जब पिटीशन फाइल की गई थी, कि इन्हें ऑडिट करने की ज़रूरत है, इनका एक लेखा जोखा होना चाहिए कि पीएम केयर फंड में कितने रुपए आए, कितने गए, है ना, कहाँ पे गवर्नमेंट ने यूज़ किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस फंड को एनडीआरएफ वाले फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एनडीआरएफ फंड मतलब जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फंड हमारा बनाया गया है, उसमें भी इसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये फंड एकदम सही है, इसकी फंक्शनिंग एकदम सही है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आइए, यहाँ पे एक चीज़ जो पॉइंट बन जाता है, जो हमें जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, कि कैग क्या है। ठीक है। तो देखिए, कैग का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के द्वारा इनकी स्थापना हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी बॉडी का नाम देके पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 148 के द्वारा ये स्थापित की जाती है और इसका काम होता है जितने भी खर्चे होते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें ऑडिट करें, उनका एक लेखा जोखा रखे। और यूनियन गवर्नमेंट का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसे ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का जो खर्च है उसे ये स्टेट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये हो गई कैग की बात और ये हो गया लेटेस्ट डिसीजन से रिलेटेड न्यूज़। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारे इश्यू पे। देखिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है थैलेसीमिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैलेसीमिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी, और क्योंकि करंट में ये चल भी रहा है। तो अभी हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या किया कि एक थैलेसीमिया सेंटर का इनॉग्रेशन किया। तो थैलेसीमिया के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, थैलेसीमिया क्या है? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कहने का मतलब एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जो माता पिता से, पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बाय जीन्स। तो इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में कि बॉडी एक अलग तरह की हीमोग्लोबिन बनाती है। आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होती है? ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। आरबीसी में, ब्लड में आरबीसी जो पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करना, ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम से पहुंचाता है। तो ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है वो एक एबनॉर्मल फॉर्म की हो जाती है। क्या हो जाती है? एबनॉर्मल फॉर्म की हो जाती है। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नॉर्मल और हेल्दी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स नहीं रह जाती हैं। ध्यान देने वाली ये बात है, थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन में एक पॉइंट देके ऐसा पूछा जा सकता है कि थैलेसीमिया इनहेरिटेड है या नहीं, ट्रांसफरेबल है या नहीं, कम्युनिकेटिव है या नहीं। तो कम्युनिकेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर
एक भी पेरेंट, वन ऑफ योर पेरेंट्स कैरियर हैं इस डिसऑर्डर के, ठीक है, मतलब उन्हें ये डिसऑर्डर है नहीं बट कैरियर हैं, उनकी जीन्स में ऐसे पाए जा रहे हैं, तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, वो जेनेटिक ट्रांसफर की वजह से वो बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। कौन? थैलेसीमिया, ठीक है। अब थैलेसीमिया डिजीज के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखो क्या होता है थैलेसीमिया में, बस एक ही क्योर होता है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मतलब अगर किसी को थैलेसीमिया हो गया तो सिर्फ उसका एक ही इलाज है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा दो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आ जाती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अफोर्डेबल नहीं होता, और खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ लोग इतने ज़्यादा रिच नहीं हैं, वहाँ तो इसकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज आ ही जाते हैं। मतलब लोग कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाए। अगर आपने सुना हो कई बार ये आसपास ऐसा कोई एक केस मिल जाता है जिसमें किसी का एक छोटा बच्चा होता है और वो थैलेसीमिया से पीड़ित होता है, फिर हर महीने या 2 महीने में, हर महीने या 45 डेज में उसका ब्लड पूरा बदला जाता है, बॉडी का है ना, चेंज किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वही कंडीशन है, थैलेसीमिया की कंडीशन है। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस समय वर्ल्ड में लगभग 270 मिलियन, कितने, 270 मिलियन थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। और इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जो कि थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित है। थैलेसीमिया दो प्रकार की होती है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। लगभग 1.5 लाख चिल्ड्रन इस थैलेसीमिया से प्रभावित है। तो ये सेंटर, जो रिसर्च सेंटर जो इनॉग्रेट किया है हर्षवर्धन जी ने, उससे हो सकता है इसमें कुछ मदद मिले, ठीक है, इसके रिसर्च में कुछ मदद मिले और इसके इलाज में कुछ मदद मिले। और ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, दैट्स वाई हमने इसे अपने आज के सेगमेंट में शामिल किया। आप देख सकते हैं इस इमेज में, नॉर्मल जो हमारी आरबीसी होती हैं वो ऐसी होती हैं, है ना, उनका ये शेप होता है। और जब थैलेसीमिया में हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स कुछ ऐसी हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, ठीक है, जिससे एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट में हम द हिंदू में पब्लिश हुए एक आर्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, इनकाउंटर डिमांड इन इंडिया फॉर क्रिमिनल्स, ठीक है। देखो हाल ही में रिसेंट में, चाहे फिर हैदराबाद का इनकाउंटर रहा हो या कई ऐसे इनकाउंटर रहे हैं, कई ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें लोग ट्विटर पे लिख देते हैं, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं कि मतलब पुलिस को ऐसे सीरियस क्राइम में डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए, उन्हें पावर देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इस आर्टिकल के राइटर हैं उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है कि बात यह है कि इंडिया में पुलिस को, पुलिस फोर्स के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता है। वो कहते हैं मेन स्ट्रीम इंडियंस, अधिकतर इंडियंस ये बिलीव करते हैं, अधिकतर इंडियंस पुलिस को करप्ट मानते हैं, इनकम्पिटेंट मानते हैं, मतलब आज उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है पुलिस वाले, ऐसा मानते हैं अधिकतर इंडियन, अनअकाउंटेबल मानते हैं, गैर जिम्मेदार मानते हैं। तो वही इंडियंस जो ऐसा मानते हैं, पुलिस के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं, वो ऐसी डिमांड कैसे कर सकते हैं कि पुलिस को पावर दे देनी चाहिए या पुलिस को डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि राइटर इसमें इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि ये जो डायरेक्ट इनकाउंटर करने का ये जो पावर है या ये जो डिमांड्स हैं, इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ के, बिना प्रॉपर कानूनी कार्रवाई के किसी भी क्रिमिनल को डायरेक्ट पनिशमेंट देना, और वो भी आपके देश में एक ऐसी पुलिस फोर्स है जिस पे लोगों का विश्वास कम है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे आप उसे इतनी ज़्यादा पावर दे सकते हो, ठीक है। तो राइटर एक बात और बताते हैं कि इन ये जो ऐसी डिमांड हो रही है ना कि पुलिस को डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए, इसके पीछे वो मेनली 3 रीज़न बताते हैं। पहला तो ये रीज़न है कि इम्पेशंस, ठीक है, मतलब जो लोग ऐसे डिमांड कर रहे हैं वो थोड़ा इम्पेशेंट है, उन्हें जल्दी डिसीजन चाहिए, जल्दी। और इंडियन जो लॉ है वो इस बेसिस पे काम करता है कि देखो न्याय होना चाहिए, थोड़ी देरी हो जाए ठीक है, बट किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये एकदम सही प्रिंसिपल है। अगर आप लॉ की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है उसके क्वालिटी में असर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न बताते हैं ऐसी डिमांड्स की के लिए राइटर, वो ये कहते हैं कि सेल्फ राइटियसनेस, मतलब इंडिया के लोग खुद को ही सही मानते हैं, मतलब दे थिंक दैट वी आर वी आर एकदम करेक्ट, है ना। समझ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स यूज़ कर दिया, ज़रूरी भी है थोड़ा सा समझाने के लिए आपको।
और तीसरी जो वजह है जिससे मतलब लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी घटना से मतलब कुछ ज़्यादा ही वो गेटिंग ओवर वाला केस हो जाता है। गेटिंग ओवर वाला केस कहने का मतलब कि किसी घटना पे देखिए हमें रिएक्शन देने से पहले प्रॉपर सोचना विचारना चाहिए हर एक एस्पेक्ट पे। बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई क्राइम किया गया है, किसी ने कोई सीरियस क्राइम किया है तो उसे सीरियस पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सीरियस पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पनिशमेंट देने के चक्कर में आप मान लीजिए किसी के ऊपर एफआईआर हुआ, कोई एक्यूज हुआ कि हाँ भाई किसी ने किसी को एक्यूज कर दिया कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है, इन्होंने मेरे साथ ये सीरियस क्राइम किया है, तो उसे आप एक ही दिन के अंदर निपटा दोगे, है ना। सड़क में जाके आप उसे शॉट कर दोगे, गन शॉट मतलब गोली मार दोगे या जो भी है। तो ऐसी काइंड ऑफ चीज़ें एक इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में सपोर्टेबल नहीं है, और ये लॉ के लिए भी सही नहीं होगा कि बहुत जल्दी अगर जस्टिस हम चाहें और तो मतलब उसे एक दिन में निपटा दें, पुलिस के हाथ में ऐसी पावर दे दें कि इनकाउंटर कर दे वो डायरेक्ट बिना पूरी जांच के। तो इन द लास्ट यही निकल के आता है कि इंडिया ने हमेशा बिलीव किया है कि वी हैव टू डू द राइट थिंग, जस्टिस शुड बी गिवन वेदर अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक्स फ्रॉम द साइड ऑफ रॉयल्स एजुकेशन। आदित्य की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। लेट्स इन दिस अप।